हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। जब एक एक जैसे फैक्ट्री से होलसेलर से रिटेलर को जब जो भी मटेरियल गुड्स है और सर्विसेज क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है, तो उसकी क्या वैल्यू है, क्योंकि इसके बेस पर हमने क्या लगाना है, जीएसटी लगाना है। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ये कौन सा सेक्शन कवर कर रहा है, सेक्शन 15 कर रहा है। तो उसके अंदर हमारे कितने सेक्शन है, सेक्शन 5 है। 15 मतलब सब सेक्शन कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ही सेक्शन डिस्कस करूंगी, सेक्शन 15 और सब सेक्शन 1, सेक्शन 1, ठीक है, वैल्यू ऑफ टैक्सेशन सप्लाई। ठीक है, तो सेक्शन 15(1) कौन सा टॉपिक करता है, जब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई किसके बेस पर निकालते हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू पर निकालते हैं। ट्रांजैक्शन वैल्यू आपको बताया कि जिस बेस पर हमने ट्रांजैक्शन की है, ट्रांजैक्शन वैल्यू पर हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, कैसे किसकी निकालते हैं वैल्यू, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये आपको बताइए, दो ही टॉपिक हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है, प्राइस एक्चुअली पेड। ट्रांजैक्शन वैल्यू था ना, जिसने होलसेलर ने रिटेलर को क्या पैसे दिए, है ना, मतलब कि रिटेलर ने होलसेलर को कितने पैसे दिए, तो मतलब कहते हैं मैंने उससे इतने की सप्लाई ली, इतने रुपए की सप्लाई ली। जो रिटेलर ने सप्लाई पैसे की उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू। और पेबल फॉर द सेट सप्लाई, मतलब कि अभी पे करने हैं, मतलब कि है ना, जैसे रिटेलर ने होलसेलर को पैसे पेमेंट करनी है या कर दी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू। इस बेस पर सप्लाई की वैल्यू को निकालने को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। ये कौन सा सेक्शन कवर करता है, सेक्शन 15(1). इसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसकी कंडीशनें हैं कि हम वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रांजैक्शन वैल्यू पर कब निकालते हैं, जब ये कंडीशनें फुलफिल होती हैं। क्या कंडीशन है, ठीक है, पहली है सप्लाई एंड द रिसीप्ट ऑफ द सप्लाई आर नॉट रिलेटेड, मतलब कि जो दोनों पर्सन जैसे होलसेलर और रिटेलर, उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे को मतलब जानते नहीं हो, कोई रिलेशन आपस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब ट्रांजैक्शन वैल्यू पर होती है। दूसरा क्या है, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। प्राइस क्या है, इज द सोल, मतलब कि उसका कोई लिंक नहीं चाहिए, अकेला प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। ठीक है, तो इनवाइस वैल्यू विल बी द टैक्सेबल वैल्यू। जैसे तो ना, जब सप्लाई की जाती है तो इनवाइस वैल्यू होती है ना, वो उसके बेस पर हम कहते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बेस पर हम टैक्स लगाते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, ये बहुत ही ईजी है, आप सभी को पता ही है। जो ट्रांजैक्शन जिस रेट पर मैंने सामान खरीदा उसको ट्रांजैक्शन वैल्यू कहते हैं, उसके इस अमाउंट पर टैक्स लगेगा, इस अमाउंट पर जीएसटी लगेगा। लेकिन हमने सेक्शन वाइज करनी है, तो आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी बात है, सिंपल सी बात है, ये हमेशा ही हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, लेकिन सेक्शन में दिया गया है ट्रांजैक्शन के बेस पर वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी एसेंशियल कंडीशन है ट्रांजैक्शन वैल्यू पर, सेक्शन 15(1) में कौन सी कंडीशन है जिसके बेस पर हम, कंडीशनें भी फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे ना कि वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है। ठीक है, तो इसकी 3 कंडीशनें हैं। पहली क्या है, बेस ऑफ वैल्यूशन। क्या बेस है, ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द बेस ऑफ वैल्यूशन अंडर द जीएसटी फॉर द लेवे ऑफ टैक्स इन जीएसटी सिस्टम, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू इज रिक्वायर्ड। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक पंजाब का पर्सन है, वो हमारे उन्ना में सप्लाई कर रहा है। ठीक है, मार्केट वैल्यू कितनी है, 11,000, लेकिन वो हमें कितने का बेच रहा है, उन्ना में कितने का बेच रहा है, 6,000 रुपये का बेच रहा है, सप्लाई कर रहा है ना 6,000। उसमें सेंट्रल जीएसटी लग रहा है 9%, स्टेट जीएसटी लग रहा है 9%। तो मतलब कि यदि 6,000 पर 540 रुपये बना, 540 बना 7,080 रुपये की सप्लाई की जा रही है, लेकिन हम ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी कहेंगे, 6,000 कहेंगे। हम ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी कहेंगे, 6,000 कहेंगे। ठीक है, तो समझिए आप क्या बेस होगा, बेस ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है, तो मतलब है ना, जितने के वो दे रहा है, वो कहते हैं मैं आपको 6,000 की चीज़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो 6,000 हुआ ना, और जो सेंट्रल जीएसटी स्टेट जीएसटी लगेगा उसको थोड़ी हम काउंट करेंगे। हम वैल्यू ऑफ बेस क्या होगा हमारा, जितने रुपए की वो चीज़ दे रहा है, 6,000 की दे रहा है। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, मतलब कंडीशनें हैं, मतलब स्टेप्स कह लो आप। प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, मतलब कि जो उन्ना वाला, जो पंजाब वाले को कितना पैसे दे रहा है, एक्चुअल में कितना पैसे पेमेंट कर रहा है या करेगा, उसको हम कहेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, आपको बताऊँ ये सबसे ईजी ही है। ठीक है, लेकिन हम एक स्टेप वाइज होने तो आपको लगेगा कि बड़ी बात है, कोई सिंपल सी बात है, ये हमेशा हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, एक्चुअली पेड और प्राइस। ठीक है, तो थर्ड हमारी कंडीशन है, कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। कंडीशन फॉर
एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू। इसकी दो कंडीशनें फुलफिल होनी चाहिए। सप्लायर एंड रिसीप्ट्स ऑफ द सप्लाई आर नॉट रिलेटेड। हमने पहले ही बोल दिया था ना कंडीशन 1 क्या है कि हमने सेक्शन 15(1) ही कर रहे हैं, एक ही सेक्शन कर रहे हैं भाई। मतलब कि सब जो भी पर्सन सप्लाई कर रहा है, जैसे मैंने एग्जाम्पल ली पंजाब वाला उन्ना वाले को कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए था। वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। मतलब कि हमारी जो सप्लाई की वैल्यू है ना वो रिलेशनशिप के कारण क्या होनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलेशन, है ना। मुझे तो मेरा कोई रिश्तेदार होगा तो वैल्यू क्या होगी, इफेक्ट पड़ जाएगा। अच्छा मेरा तो फ्रेंड है तो मैं थोड़ा डिस्काउंट दे देता हूँ। मतलब कि आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, कंडीशन 1 है। दूसरी कंडीशन क्या है, प्राइस द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। मतलब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, अपने मतलब अकेला इंडिपेंडेंटली सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन 15(1). ठीक है, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि वैल्यू ऑफ सप्लाई किस बेस पर निकाली जाती है, ट्रांजैक्शन वैल्यू पर। ठीक है, जितना कि जिसने रिसीव किया है उसने कितनी पेमेंट की है या पेमेंट करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो मैंने आपके साथ एक टॉपिक किया ना, इसमें एक कंडीशन की है ना, जो पर्सन सप्लाई कर रहा है, जो पर्सन सप्लाई जो ले रहा है सप्लाई, उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपके साथ 9 पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ कि यदि ये वाला रिलेशन है तो हम कहेंगे रिलेशन है। तो मतलब यदि ये वाला रिलेशन होगा तो इसका मतलब कंडीशन 15(1) की नहीं पूरी हो रही है। तो 15(1) की जो कंडीशंस है पूरी नहीं हो रही है यदि सप्लाई करने वाला ये वाले रिलेशनशिप हो गए। कैसे, मतलब कि जैसे कि ऑफिसर है, डायरेक्टर है, जैसे किसी कंपनी का डायरेक्टर है और कंपनी को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर रिलेशनशिप है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा था, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू के बेस पर सप्लाई नहीं निकाली जाएगी। पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन, इधर पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ मतलब कि दोनों में से जो सप्लाई कर रहा है या फिर कोई सप्लाई ले रहा है, दोनों में से ऑफिसर या डायरेक्टर होगा, तब हम कहेंगे इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है। दूसरा क्या है, पार्टनर। जैसे कि ये किसी फर्म है, एक पार्टनर है, वो पार्टनर फर्म को सप्लाई कर रहा है, पार्टनर फर्म को, पार्टनर तो एक्चुअली में ओनर ही हुआ ना, तो इसका रिलेशनशिप है ना, तो इसका कहेंगे तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, रिलेटेड पर्सन है। ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, है ना, जैसे कि एक कंपनी होगी, उसका एम्प्लॉई सप्लाई कर रहा है ना, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को सप्लाई कर रहा है ना, दोनों के को ले रहा है, तो वहाँ पर रिलेशनशिप है ना, एम्प्लॉय एम्प्लॉय के, तब भी ये इसमें नहीं आएगा, सेक्शन 15(1) में नहीं आएगा। ओनर क्या हो गया, जैसे कि किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो गए, और एक शेयर होल्डर तो मान लेते हैं किसी कंपनी के जो शेयर होल्डर है उसके पास 25% या इससे ज़्यादा शेयर है और वो कंपनी को सप्लाई कर रहा है या कंपनी से ले रहा है, तो इसका मतलब कि वो ओनर है काफ़ी मात्रा में, मतलब कितना, मैंने यहाँ पर बोला 25% या इससे ज़्यादा, तो इस केस में भी उनका रिलेशनशिप माना जाएगा, ओनर के केस में भी। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल बाय अदर पर्सन, मतलब कि ऐसा पर्सन, मतलब 2 पर्सन है ना, मतलब कि सप्लाई 2 पर्सन के बीच में होती है ना, और यदि वो एक पर्सन दूसरे पर्सन पर कंट्रोलिंग करता है ना, किसी भी वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उसको हम कहेंगे उन दोनों के बीच में कंट्रोल कोई भी हो सकता है ना, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, है ना, किसी भी रीजन के कारण एक पर्सन का दूसरे पर्सन में कंट्रोल है। ठीक है, तब हम कहेंगे उसके बीच में क्या है, रिलेशनशिप है। कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन, मतलब कि जैसे 2 पर्सन है, एक सप्लाई दे रहा है दूसरा सप्लाई ले रहा है, उनके बीच में एक थर्ड पर्सन है जो उन दोनों के बीच में लिंक रख रहा है, कंट्रोल। समझो कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका कंट्रोल है, मतलब कि बीच में कोई भी पर्सन थर्ड आ गया और वो कंट्रोल कर रहा है और उसका लिंक सप्लाई करने वाले के साथ है, तब भी हम कहेंगे उनके बीच में क्या है, रिलेशन है। टुगेदर कंट्रोल ए थर्ड पर्सन, ठीक है, ये की बात होगी। मेंबर ऑफ ए फैमिली, मेंबर ऑफ सेम फैमिली, यदि एक फैमिली है और एक फैमिली मेंबर, फैमिली बिजनेस या फैमिली का एक मेंबर दूसरे मेंबर को सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, समझो, क्योंकि एक ब्रदर दूसरे ब्रदर को कर रहा है, तब भी वहाँ पर क्या माना जाएगा, रिलेशनशिप है, तब सेक्शन 15(1) की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। अदर्स में तो आप कुछ भी समझ लीजिए, जैसे कि एजेंट हो गया, सोल डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ठीक है, इस केस में हम कहेंगे उनके बीच में क्या है, रिलेशन है। तो सेक्शन 15(1) क्या कहता है, कंडीशनें क्या होनी चाहिए, कंडीशन तब की ट्रांजैक्शन वैल्यू पर हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे। कंडीशन क्या है, उन दोनों के बीच में जो भी सामान दे रहा है जो ले रहा है उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ताकि वो उनकी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई ना रिलेशनशिप के कारण इफेक्ट ना पड़े। दूसरी हमारी कंडीशन क्या थी, द प्राइस इज नॉट द सोल्ड कंसिडरेशन,
जब प्राइस मतलब इजे नोट नहीं, मतलब कि उनके जो प्राइस के होना चाहिए सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप कर लेंगे 15 बन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।